सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 29 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है। तो आंसर होगा 67। तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को 67th पोजीशन पर रखा है और साथ में ये भी कहा कि यह सभी आयामों में ऊर्जा परिवर्तन की गति में तेजी लाने वाली एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था है। तो भारत 120 देशों में से 67 नंबर पर है। टॉप पे कौन सा देश है फिर? टॉप पे स्वीडन है, सेकंड पे डेनमार्क है और थर्ड पे है नॉर्वे। कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस मैं आपको रिवाइज कराऊं तो आपको याद है अभी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया था, उसमें भारत 127 नंबर पर है और टॉप पे आइसलैंड है। इसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया था। एक ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट आई थी, उसमें भारत का जो सुपर कंप्यूटर है एरावत वो 75th नंबर पे था और टॉप पे था अमेरिका का फ्रंटियर नाम का जो सुपर कंप्यूटर है वो। अभी वर्ल्ड बैंक ने लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया था, उसमें भारत 38 नंबर पे है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स आया था, उसमें पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना तो तीसरे पे भारत है। उसके अलावा सबसे आपराधिक देशों की सूची में भारत 77 नंबर पे है और टॉप पे वेनेजुएला है। और इसी तरह से वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत 13वें नंबर पे था और टॉप पे अफगानिस्तान है। अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया, उसमें भारत 126 नंबर पे था, टॉप पे फिनलैंड है। और जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया, उसमें भारत 161 नंबर पे है, टॉप पे उसमें नॉर्वे है। अभी आईपी इंडेक्स आया था, उसमें भारत 42 नंबर पे है, टॉप पे अमेरिका है। और एक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया था, उसमें भारत चौथे स्थान पर है, तो टॉप पे अमेरिका ही था। तो इस साल के 2023 के ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस मैंने आपको रिवाइज करा, इनको ध्यान रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। चलिए फिर बताइए, हाल ही में रॉ हिटमैन नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा एस हुसैन जेदी ने। तो अभी एस हुसैन जेदी ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है रॉ हिटमैन। तो रॉ हिटमैन नाम की जो ये बुक है, इसकी असली कहानी भारतीय रॉ एजेंट लक्ष्मण सिंह बिष्ट उर्फ एजेंट लीमा के जीवन पर आधारित है। बाकी विजय दर्डा रिंग साइड नाम से बुक लिखी, नारायण वाघुल रिफ्लेक्शन नाम की बुक लिखी और अमिताभ घोष स्मोक एंड एशेज नाम से बुक लिखी इन्होंने। तो ये बुक्स ध्यान में रखना, ये अभी न्यूज़ में थी। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन कन्विक्शन लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ये ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है। और इस पहल का, इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सजा प्रक्रिया में तेजी लाना, विशेष रूप से बलात्कार, हत्या, गोहत्या, धर्म परिवर्तन और पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज जितने भी मामले हैं उनमें तेजी लाना। अच्छा ये बताओ, जो पॉक्सो अधिनियम है ये कब लागू किया गया था? 2012 में। और ये पॉक्सो अधिनियम किससे संबंधित है? यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षित करने से संबंधित है। और इस पॉक्सो अधिनियम का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में। और ऑपरेशन से आपको याद आएगा, अभी ऑपरेशन दोस्त हमने चलाया था। क्यों? टर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था तो वहां पे भारत ने मदद के लिए, सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था। अच्छा आप ये बताओ, ऑपरेशन कावेरी ये कहाँ के लिए शुरू किया गया था? और एक ऑपरेशन करुणा हमने चलाया था म्यांमार में, जो मोचा नाम का चक्रवात आया था ना, उसने म्यांमार को काफी प्रभावित किया था। तो वहां पे लोगों की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया था। ऑपरेशन गरुड़ आपको याद होगा, सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया था। बाकी ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में भारतीयों को वापस लाने के लिए और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किए गए थे। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडीसीओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रोहित जावा को। तो अभी एफएमसीजी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसने रोहित जावा को एमडीसीओ के रूप में नियुक्त किया है। और उन्होंने किनका स्थान लिया? संजीव मेहता का स्थान लिया। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जिसका मुख्यालय मुंबई में है, ये एक ब्रिटिश स्वामित्व वाली
भारतीय उपभोक्ता सामान कंपनी है, जिसका मुख्यालय मैंने आपको बताया मुंबई में है। तो ये ब्रिटिश कंपनी है। यूनिलीवर उसकी सहायक कंपनी है भारत में, और इसके कई तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं जो आपके घर में, हम सबके घर में इस्तेमाल होते हैं। और अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर के, याद रखना, एमडीसीओ बन गए रोहित जावा। बाकी एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव बने थे अभी डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। सीबीआई डायरेक्टर बने प्रवीण सूद, और नेस्कॉम के चेयरमैन बने अनंत माहेश्वरी। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा बर्लिन, जर्मनी में। तो यहाँ बात हो रही है विशेष ओलंपिक विश्व खेल की। और ये खेल किन के लिए होता है, मतलब इसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं? तो इसमें बौद्धिक रूप से जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, इसमें वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लिए होता है ये। पहली बार ये शिकागो में हुआ था, अमेरिका में हुआ था। और अभी 2023 में ये इसका 16वां संस्करण है, जो कहाँ पे हुआ? बर्लिन, जर्मनी में हुआ। और इस बार इसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर था यूनिटी। इसमें भारत ने 202 पदक जीते हैं, जिसमें से गोल्ड है 76, सिल्वर है 75 और ब्रोंज है 51। अच्छा, ओलंपिक से आपको याद आएगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और इसकी स्थापना होती है 23 जून 1894 में। इसलिए इंटरनेशनल ओलंपिक डे हमने मनाया 23 जून को। हेडक्वार्टर लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में है। तो प्रेसिडेंट है थॉमस बक। अभी आपको याद है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ही ओलंपिक अवार्ड से सम्मानित किया था किसको? WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम को। वैसे भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? PT उषा है। आपको याद है 2020 में समर ओलंपिक जो 32वां संस्करण था, टोक्यो ओलंपिक की बात कर रहा हूँ। वैसे होना तो 2020 में था, लेकिन कोविड के कारण 2021 में हुआ था। तो उसमें भारत की रैंक क्या थी? भारत 48 नंबर पे था। भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज जीते थे उसमें। अब जो 2024 में जो 33वां समर ओलंपिक है वो पेरिस, फ्रांस में होगा। उसके बाद 2028 वाला लॉस एंजलिस में होगा। 4-4 साल में होते हैं ना। और फिर 2032 वाला ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। और देखो, हो सकता है अगर आप में से किसी को लगे कि मैं चीज़ों को थोड़ा सा कम एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज, तो शायद हो सकता है आपको बिल्कुल सही लगे, क्योंकि मैं अभी 2 दिनों के लिए घर से बाहर आया हुआ हूँ। तो इसमें पहली चीज़ तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, लेक्चर को रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। चीज़ों को कम एक्सप्लेन करना, ज़्यादा करना, वो तो अलग बात हो गई है। तो मैं यहाँ पे 2 दिन के लिए हूँ, जैसे कि आज हो गया, और कल और रहूँगा। और फिर परसों में वापस अपने होम टाउन चला जाऊँगा, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर करना। बाकी क्विज तो आपको मिल ही जाएगी आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहाँ जाके इनकी प्रैक्टिस करते रहो। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कौन सा बैंक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से UPI भुगतान की अनुमति देने वाला पहला सरकारी बैंक बन गया? तो आंसर होगा कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक ये रुपए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए UPI भुगतान की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। तो ये सुविधा बैंक के लोकप्रिय कैनरा AI1 बैंकिंग सुपर एप्लीकेशन पर उपलब्ध कराई गई है। कैनरा बैंक ये NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये सुविधा शुरू करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। तो प्रश्न तो इम्पोर्टेंट है। तो कैनरा बैंक के ग्राहक अब अपने बैंक खाते के अलावा अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से भी व्यापारियों को UPI भुगतान कर सकेंगे। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। देखो, कैनरा बैंक की बात करें, स्थापना होती है 1906 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और CEO हैं के सत्यनारायण राजू। और इसके टैगलाइन होती है टुगेदर वी कैन। बाकी आप जानते हो बैंक ऑफ महाराष्ट्र अभी NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मैनेजमेंट के मामले में ये टॉप पे रहा। सिटी यूनियन बैंक की बात करें तो भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया इसने। और फिनो पेमेंट बैंक भारत का पहला खर्च खाता लॉन्च किया था इसने। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष मामलों के निदेशक के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आरती होलामेनी को। तो भारतीय मूल की उपग्रह विशेषज्ञ हैं आरती होलामेनी, जिनको संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है एंटोनियो गुतेरेस, उनके द्वारा वियना में संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष मामलों के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसे अंग्रेजी में बोलेंगे यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, यानी कि
बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, जिसका उद्देश्य है बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, जिसकी अभी निदेशक बनी है आरती होला मैनी। तो ये नाम याद रखना। बाकी एक चाइना की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है अलीबाबा, इसके भी नए सीईओ बन गए एडी वू। और ट्विटर के सीईओ कौन बनी? लिंडा याकारिनो। और ओईसीडी जो रिपोर्ट जारी करता है कई तरह की, इसकी सीईओ बनी थी कौन? क्लेयर लोम्बार्डेली। वैसे यूनाइटेड नेशन की बात करें, स्थापना है थी इसकी 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए 24 अक्टूबर को आप यूनाइटेड नेशन डे भी मनाते हो। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और उसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा और टीकों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो आंसर होगा नंदी पोर्टल। अच्छा, हमारे पशुपालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रुपाला है। तो अभी पशुपालन मंत्रालय ने ये नंदी पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है कि अगर कोई पशु चिकित्सा से संबंधित दवाइयों को या उनके टीकों का निर्माण करना चाहता है तो वो इस नंदी पोर्टल पे आवेदन करेगा और उसे बिना किसी देरी के अप्रूवल मिल जाएगा, जिससे वो टीके बना पाएगा, दवाइयाँ बना पाएगा। और उन दवाइयों से क्या फ़ायदा होगा? पशुओं की जान बचेगी। अगर पशुओं को कोई बीमारी है या कोई रोग से वो पीड़ित हैं तो इन दवाइयों से ही उनका इलाज होगा, उनको फ़ायदा होगा। तो समझ गए आप कि कोई पशुओं का टीका बनाना चाहते हैं तो इस पोर्टल पर आवेदन करें, उनका काम हो जाएगा। और पोर्टल से आपको याद आएगा, अभी यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन यूजीसी, इसने 2-3 तरह के पोर्टल शुरू किए थे। एक सीयू चयन पोर्टल, एक उत्साह पोर्टल और एक ई समाधान एप्लीकेशन को। अभी प्रहरी एप्लीकेशन को तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने शुरू किया था। और हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने संचार साथी पोर्टल को शुरू किया था और संभव पोर्टल को शुरू किया था उत्तर प्रदेश ने। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए कि कौन सा देश सड़क नेटवर्क के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया? तो आंसर होगा भारत। तो दुनिया भर में सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में भारत अब अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत ने 2014 के बाद से 1.45 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क जोड़ करके चीन को पछाड़कर दूसरे स्थान पर आ गया। और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने भारत के अब तक के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण भी पूरा कर लिया है। और इस साल मई में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 100 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे बिछाया है। कौन सा एक्सप्रेसवे? उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे। अच्छा, आप मुझे बताओ, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अभी नए अध्यक्ष कौन बने थे? और भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ पे किया गया? ये भी मेरा प्रश्न है आपके लिए, होमवर्क प्रश्न है, इसका भी उत्तर दो। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में पहले यूनेस्को एआई फ्यूजन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा उपर्युक्त सभी। तो ये यूनेस्को एआई फ्यूजन इंटरनेशनल अवार्ड ये पहली बार दिया गया है, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और किसे किसे मिला? तो ये जो पुरस्कार है ये स्टेम के युवा वैज्ञानिकों को दिया गया है। यहाँ पे स्टेम का क्या मतलब? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। तो इस बार ये अवार्ड 5 व्यक्तियों को दिया गया। कौन कौन है वो? डॉक्टर फेडरिक एरियल, ये अर्जेंटीना के हैं। प्रोफेसर अब्दोन अतांगना, ये कैमरून के हैं। प्रोफेसर किया ओमीफू, ये चाइना के हैं। डॉक्टर हेशम ओमरान, ये मिस्र के हैं, इजिप्ट के। और डॉक्टर जेलेना व्लाडिक, ये सर्बिया से हैं। तो इनके नाम हल्के से ध्यान रखना। प्रश्न पहली बार से है इसलिए पूछा जा सकता है कि प्रश्न ऐसे आ जाए कि किसको मिला या किसको नहीं मिला, इन्होंने क्या किया, किस व्यक्ति ने क्या किया, ऐसा आपसे नहीं पूछेंगे, बस नाम ध्यान रख लेना। अब हम क्या करेंगे, कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। पहला प्रश्न पूछा था कि वर्ल्ड एमएसएमई डे कब मनाया? तो आंसर होगा 27 जून को। फिर पूछा ग्रीस के प्रधानमंत्री कौन बने? किरियाकोस मित्सोटाकिस। फिर पूछा फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन ये किस देश में किया जाएगा? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। फिर पूछा द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नाम की बुक को किसने लिखा? रूपा पाई ने। फिर पूछा प्रीमियर हैंडबॉल लीग के पहले सीजन का खिताब किसने जीता? महाराष्ट्र आयरन मैन ने।
फिर पूछा भी किस भारतीय गोल्फर ने लेडीज चेक ओपन 2023 गोल्फ खिताब जीता? दीक्षा डागर ने। फिर पूछा भी डीबीएस बैंक इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? रजत वर्मा। फिर पूछा भी किसने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए जीतेंगे हम नाम से एक अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा अडानी ग्रुप ने। फिर आपसे पूछा भी जून 2023 में कौन सा शहर पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा कोलकाता। और आखिरी प्रश्न था कि पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने? अनुराग वर्मा। और एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज बना करके अपलोड कर दी गई है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी सीईओ कौन बने? तो आंसर होगा अजय कुमार श्रीवास्तव। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।